नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है वैद्युत विभव और संधारित्र से संबंधित एनसीईआरटी के न्यूमेरिकलों को सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 के, जिसमें 33 तक संभवतः कल बता दिया गया था। आज जो है 34 से लेकर आगे तक, जिसमें सब थ्योरेटिकल ही प्रश्न हैं। तो चलिए देखा जाए 34। ठीक है, 34 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी व्यवस्थात्मक निम्नलिखित में संगत समविभव पृष्ठ का वर्णन कीजिए। समविभव, समान विभव, समविभव पृष्ठ का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो z दिशा में अचर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, जब z दिशा में, तो अब आप समझिए कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। ये x, ये y और ये z, इसमें जो है समान विद्युत क्षेत्र है। तो ये ऐसे समान ये समान लाइनिंग दिखाएगा, समान प्लेन होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस इनकी क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, कहा जा रहा है कि z दिशा में अचर वैद्युत क्षेत्र, इसमें अचर जब वैद्युत क्षेत्र है तो जो डिस्टेंस होगा वह बराबर होगा वैद्युत विभव भी बराबर डेल भी निकालना है। अगर हमें, तो हमें तो पता है ना कि E बराबर डेल V अपान डेल L। तो जब डेल V कांस्टेंट रखना है तो डेल L भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगा, तभी वैद्युत विभव जो है समान होगा। क्लियर है? तो ये है 34 का पहला। दूसरा है कि एक क्षेत्र, यानी ये ए था। ठीक है, बी क्या है कि एक क्षेत्र जो एक समान रूप से बढ़ता है परंतु एक ही दिशा में, मान लीजिए जेड दिशा में। अब कह रहा है बी के लिए कि बी एक ही दिशा में, जैसे ये जो है एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड, इसी में ई जो है इंक्रीजिंग आर्डर में है। ई पहले यहाँ पर ई का मान कम है, यहाँ पर ई की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर उससे ज़्यादा है, यहाँ पर उससे ज़्यादा है, तो ई की वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो जब ई की वैल्यू बढ़ता जा रहा है, यानी कह रहा है वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से बढ़ता जा रहा है, एक क्षेत्र जो है समान रूप से बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो वैद्युत परंतु एक ही दिशा में रहता है, तो उस कंडीशन में जो ये प्लेन होंगे, जैसे देखिए ये है, तो अगर ये जो है यहाँ पर क्या है कि ये दूरियां जो है बढ़ेंगी, इनके बीच की दूरी जो है ज़्यादा होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इनके बीच की दूरी कम होता जाएगा। अब देखिए, अब ये धीरे धीरे इनके बीच की दूरी क्या होता जाएगा? और कम होता जाएगा, ऐसे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो इसका मतलब ये है कि डेल V भी बढ़ेगा, और डेल V तभी बढ़ेगा जब इनके बीच, अब देखिए E बढ़ रहा है तो डेल V और डेल L, तो डेल L कम होगा तभी तो E बढ़ेगा। डेल L अगर कम नहीं होगा तो E बढ़ेगा नहीं। तो इसका मतलब ये कि नीचे जो है डेल L जो है, ये डिस्टेंस इन दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो है समान पोटेंशियल डिफरेंट के लिए दूरियां क्या होंगी? कम होती जाएंगी। समान पोटेंशियल डिफरेंट के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंट हो, तो सेम पोटेंशियल, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पर पोटेंशियल मान लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है 10 वोल्ट है और यहाँ पर पोटेंशियल जो है 12 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंट कितना हो गया? 2 वोल्ट हुआ। तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंट के लिए इनके बीच की दूरी इतना है। अब इतने ही 2 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंट के लिए अब इनके बीच की दूरी जो है कम होगा, तब जाके वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा।
फिर यहाँ से यहाँ तक भी दो पोटेंशियल का डिफरेंट होने के लिए, 2 वोल्ट का डिफरेंट विभवांतर में होने के लिए यहाँ के बीच की दूरी और कम होगा, तभी तो ये जेड अक्ष में जो है ई का मान बढ़ता जाएगा। तो कह रहा है कि ई का मान बढ़ेगा जेड अक्ष में, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। ये है बी। क्लियर है? चलिए अगला है कि मूल बिंदु पर कोई एकल धनावेश रखा जाए। मान लीजिए कि मूल बिंदु है और मूल बिंदु पर जो है एकल धनावेश हम रख देते हैं, ठीक है। तो अब सी क्या कह रहा है कि जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, ठीक है, ये मूल बिंदु है। यहाँ पर अगर हम एकल आवेश रख दें तो ये सरफेस जो है स्फीयर के आकार का बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना, ठीक है, इस तरह बनेगा जब वो मूल बिंदु पर रख दिए जाए तब, ठीक है। तो मूल बिंदु पर कोई एकल धनावेश होगा तो उस कंडीशन में सरफेस इस तरह का बनेगा, स्फीयर के आकार का, या सर्किल की तरह हम इस पे दिखा पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो 3D है तो स्फीयर बनेगा, स्फीयर की तरह सरफेस बनता जाएगा, जिसका डिफरेंट क्या होंगे, समान होंगे, वैद्युत क्षेत्र समान होगा, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है डी कि एक समतल में समान दूरी पर समांतर लंबे धनावेशित तारों से बने एक समान जाल। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, डी के लिए हम लोग देखेंगे डी कि ऐसे सूक्ष्म मान लेते हैं बिंदु है, ठीक है, जो मिलकर आवेशित है, सूक्ष्म आवेश है, जो कि एक कंडक्टर पे ये तार है इस पर है। तो जब ये कंडक्टर यहाँ पर आवेश है तो इसके ऐसे चारों तरफ जो है विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र बनेगा। जब ये है तो इसके भी चारों तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, आप ऐसे समझिए, ऐसे बनेगा, यहाँ के कारण ऐसे बनेगा, फिर यहाँ के कारण ऐसे बनेगा, यहाँ के कारण ऐसे बनेगा, यहाँ के कारण ऐसे बनेगा। तो अब देखिए कि इसमें जो होगा, जो जाल बनेगा वो ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। आप इमेजिन करिए, ऐसे 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 ही ये बनता जाएगा। उसी तरह नीचे भी बनेगा, ये जाल बनेगा, ये आकृति होगी, ठीक है। चलिए आगे चला जाए। कहा जा रहा है किसी वन डे ग्राफ के प्रकार के जनित्र में एक गोलीय धातु कोष 15 गुणे 10⁶ वोल्ट का एक इलेक्ट्रोड बनाता है। V दिया गया है। इलेक्ट्रोड के परिवेश की गैस की परावैद्युत सामर्थ्य जो है E दिया गया है कि 5 गुणे 10⁻⁻7 इतना पर मीटर है। गोलीय कोश की आवश्यक न्यूनतम त्रिज्या क्या है? अब देखिए, आवश्यक न्यूनतम त्रिज्या पूछा गया इस अभ्यास से। अब देखिए, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, और E भी पता है और V भी पता है। हम ये देखेंगे कि E जो होता है
ई, तो ई डेल V अपान डेल गया है कि पोटेंशियल है 15 × 10⁻⁶, ई है 5 × 10⁻⁻⁷। अच्छा, हमें पता है कि V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R और E बराबर होता है 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो V/E, तो ये और ये तो कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, R² ऊपर चला जाएगा, R नीचे हो जाएगा, तो R²/R तो कट गया, तो क्या आया R। V की वैल्यू दिया गया है कितना, 15 × 10⁻⁶। अच्छा, E की वैल्यू कितना दिया गया है, 5 × 10⁻⁷ बराबर स्मॉल r। ठीक है, अब देखिए R की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालना है, तो पानते हैं R बराबर 3 × 10⁻13 इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यह बहुत बड़ा होगा, क्या होगा, बहुत बड़ी त्रिज्या होगी, ऐसा नहीं कि छोटा है, ये बहुत बड़ा है। और इतना बड़ा त्रिज्या का क्या गोला बनाना संभव है, तो हम इतना बड़ा त्रिज्या का स्फीयर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ा त्रिज्या है, छोटा तो है नहीं, इसलिए छोटा आकार का बनाया जाता है। क्लियर है। चलिए आइए अगला है 36 में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। 36 कहा जा रहा है कि R1 त्रिज्या तथा Q1 आवेश वाला एक छोटा गोला R2 त्रिज्या और Q2 आवेश के गोलीय खोल से घिरा है। ठीक है, यानी एक छोटा सा गोला है ये, जिसकी त्रिज्या है R1 और यह जो है इससे घिरा हुआ है और इसकी त्रिज्या है R2 और इस पर Q2 आवेश है और इस पर Q1 आवेश है। ठीक है, तो अब देखिए दिया गया है से घिरा है, दर्शाइए कि Q1 धनात्मक है, तो जब दोनों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवश्यक रूप से आवेश गोले से खोल की तरफ ही प्रवाहित होगा, चाहे खोल पर आवेश Q2 कुछ भी हो। यानी कहा जा रहा है कि इससे इसी पर प्रवाहित होगा, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो चाहे इस पर आवेश चाहे जितना रखना है रख लें। ठीक है, तो देखिए क्यों ऐसा होता है, तो आइए देखते हैं। हमें पता है कि आवेश का फेरबदल, आवेश का बंटवारा, जैसे मान लेते हैं कि इस पर 20 वोल्ट है और ये बड़ा गोला है, फिर भी इस पर जो है 10 वोल्ट है, तो जैसे ही इनको हम तार से कनेक्ट करेंगे तो 20 वोल्ट वाला 10 वोल्ट को देगा। इसमें पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, पोटेंशियल सेम होगा तब तो जो है यहाँ पर आवेशों का स्थानांतरण नहीं होगा, और पोटेंशियल किसी का अधिक है और किसी का कम है तो आवेश जो है उधर ही जाता है जिधर पोटेंशियल जो है पोटेंशियल कम होता है। याद रखिएगा, इसकी क्षमता से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप समझिए कि हम ये कहें कि ये एक ड्रम है, ये एक ड्रम है और इसमें पानी भरा हुआ है और पानी की क्षमता है इसमें 2000 लीटर। ठीक है, 2000 लीटर है और ये एक पाइप है, ये एक पतला सा पाइप है और इसका कनेक्शन हम इससे कर देते हैं। जैसे ही इससे कनेक्शन करेंगे तो इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा, पानी आएगा और ये जाकर वहीं पर आवागमन, पानी का जो आवागमन है वो वहीं पर रुक जाएगा। जैसे ही इन दोनों की हाइट क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए हाइट बराबर हुआ कि पानी का आवागमन रुक गया, पानी अब इधर उधर नहीं आएगा जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बराबर हो गया, तो ऊंचाई बराबर हुआ तो दबाव बराबर हो गया, P बराबर HDG, तो दबाव बराबर हो जाता है तो क्या होता है, पानी का आवागमन रुक जाता है
अब सवाल ये है कि इस पर क्षमता कम है और इसकी क्षमता ज़्यादा है। देखिए इसमें 2000 लीटर है और इसमें 1 लीटर होगा, 2 लीटर होगा। इसके सापेक्ष तो इसमें कम, बहुत कम है, फिर भी पानी का आवागमन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो पानी का आवागमन होगा। उसी तरह जब यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर वैद्युत विभव जैसे ही समान होगा तो आवेशों का स्थानांतरण जो है बंद हो जाएगा, भले ही इस पर ज्यादा आवेश क्यों ना हो, भले ही इस पर ज्यादा आवेश हो। लेकिन अगर विभव कम है और इसमें कम आवेश है और विभव ज्यादा है तो इससे आवेश इसी पर जाएगा, इससे आवेश इस पर नहीं आएगा। तो हम देखेंगे कि इस गोले में और इस गोले में जिसका विभव ज्यादा होगा उसी से कम विभव की ओर जाएगा आवेश, सीधी सी बात है। तो चलिए देखते हैं कि किसका विभव ज्यादा है। तो आइए देखा जाए विभव पोटेंशियल। तो चलिए छोटे गोले पर जो आवेश होगा, मान लेते हैं छोटे गोले पर, तो छोटे गोले पर कुल विभव तो कुल जो विभव होगा छोटे गोले पर V1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये छोटे गोले के कारण हो जाएगा कि 1 K लिख देते हैं या 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/R1। और बड़े गोले पर आवेश जो Q है तो Q के कारण भी इस पर आवेश होगा। ठीक है, तो Q के कारण आवेश, तो बड़े गोले के अंतर्गत आवेश उतना ही होगा, विभव उतना ही होगा जितना गोले पर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q/R2, क्योंकि गोले के अंतर्गत विभव क्या होता है, हर जगह समान होता है और उतना ही होगा जितना कि गोले पर होगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखेंगे कि यह वैद्युत विभव हो गया। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2। ठीक है, Q2 ये है। अब ये V1 है, छोटे गोले पर ये विभव है V1। ठीक है, अब बड़े गोले पर कुल विभव देखा जाए, बड़े गोले पर विभव, तो बड़े गोले पर विभव हम देखेंगे कुल विभव। तो बड़े गोले पर जो विभव है वो V2 है, तो V2 बराबर, अब पहले तो इसके कारण जो विभव होगा इसके कारण ही, और छोटे गोले पर विभव Q1 है, आवेश Q1 है तो Q1 के कारण यहाँ पर विभव क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर गोला है और इसके द्वारा जब यहाँ पर पूछा जाता है तो विभव यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होता है, तो ये दूरी अगर R2 है तो यहाँ पर विभव कितना हो जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R2 लिखते हैं। इस गोले की त्रिज्या से कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह जब यहाँ पर हम विभव निकालेंगे तो इसके कारण यहाँ पर तो ये त्रिज्या R2 हो जाएगा और आवेश तो Q1 है, छोटे गोले पर जो आवेश है तो Q1 यहाँ पर हो जाएगा R2। क्लियर, और प्लस बड़े गोले पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ये बड़े गोले पर आवेश Q2 है तो Q2/R2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1/R2 और प्लस Q2/R2। अब जरा आप समझिए यहाँ पर क्या है कि ये V2 हो गया और V2 और V1 में अधिक कौन है, जो अधिक होगा उससे आवेश जाएगा किधर की तरफ, कम की ओर। ठीक है, तो कम की ओर जाएगा और उधर वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो अब चलिए देखा जाए यहाँ पर क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R2 Q2/R2। अब जरा समझिएगा R1 और R2 में बड़ा कौन है, R2 बड़ा है, R1 छोटा है। यानी आप ऐसे समझिए कि R1 है 5 और R2 है 8। ठीक है, तो चलिए Q1 और Q2 चाहे जितना रखना है रख लें, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं Q1 के जगह पर जो है कुछ भी रख दिया जाए। ठीक है, Q1 जो है 5 है और Q2 मान लेते हैं कि 10 रख देते हैं। ठीक है, कुछ भी रख दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर हम देखेंगे
कि ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, तो यहाँ की वैल्यू आप समझिए जरा यहाँ पे कि ये V1 के लिए हम निकालें तो Q1, तो मान लेते हैं कि Q1 चाहे जो भी हो और इसके अपान 5 लिखेंगे और प्लस Q2 के अपान यहाँ पर लिखेंगे R2 के जगह पर 8। ठीक है, ये तो इतना है। और जब हम इसमें रखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आएगा वो Q1 अपान R2 के जगह पर तो 5, R2 के जगह पर तो 8 रखेंगे और प्लस Q2 अपान R2 के स्थान पर यहाँ पर भी 8 ही रहेगा। अब आप समझिए कि इन दोनों में अगर हम ये पूछें कि इसमें और इसमें अधिक कौन है, तो देखिए कॉमन क्या है, अगर हम घटाते, इन दोनों को घटा देते, ठीक है, तो घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों में है। अब यहाँ पर देखिए ये Q1 अपान 8 है और ये Q1 अपान 5 है, तो Q1 अपान 5 और Q1 अपान 8 में कौन अधिक है, अधिक कौन है, Q1 अपान 5 अधिक है, इसका मतलब ये अधिक है और ये कम है। तो यहाँ पर ये Q1 अपान R1 ये कम है, तो ये V1 जो है अधिक हो जाएगा और V2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि Q2 बाई R2 तो दोनों में कॉमन है ना। अब Q2 का मान चाहे जितना रखना है, 50, 100, 1000, 10,000 जो भी रखेंगे, तो ये तो दोनों जगह से कम कट ही जाएगा ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि Q2 का मान चाहे जो रख दें, लेकिन विभव जो है छोटे गोले पर अधिक है और बड़े गोले पर क्या है, कम है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। तो इस समीकरण 1 व 2 से ये प्राप्त होता है कि V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका मतलब ये है कि छोटे गोले पर विभव, छोटे गोले पर विभव अधिक है और बड़े गोले पर कुल विभव कम है। किससे, छोटे गोले से, ठीक है। इसलिए जो आवेश होगा वो किधर से किधर जाएगा, छोटे गोले से बड़े गोले की ओर जाएगा। क्लियर है, छोटे गोले से किधर की तरफ, बड़े गोले की तरफ जाएगा। तो लिख लीजिए, लगा लीजिए इसको जल्दी से। लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। हो गया, चलिए अब देखिए।
सैंतीस नंबर। तो ये थियोरेटिकल है, इसको समझना है, केवल समझ लीजिए। पृथ्वी के पृष्ठ के सापेक्ष वायुमंडल की ऊपरी परत लगभग 400 किलोवोल्ट है। 400 किलोवोल्ट, जिसके संगत विद्युत क्षेत्र ऊंचाई बढ़ने के साथ कम होता है। पृथ्वी के पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र लगभग 100 वोल्ट है और पृथ्वी के समीप लगभग विद्युत क्षेत्र जो है 100 वोल्ट प्रति मीटर है। ठीक है, ये ई है। तब फिर जब हम घर से बाहर निकलते हैं, बाहर खुले में जाते हैं, तो हमें विद्युत आघात क्यों नहीं लगता है? घर को लोहे का पिंजरा मान लिया जाए, अतः इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो जैसे ही हम बाहर जाते हैं, घर से बाहर जैसे ही हम निकलते हैं, ठीक है, तो हम घर से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही हमारे शरीर और जो वायुमंडल है उसका विभव समान हो जाएगा। विभव क्या हो जाएगा? विभव समान हो जाता है, सम विभव पृष्ठ बनाने लगता है। और जैसे ही सम विभव पृष्ठ बनेगा तो विभव करंट तो तब अनुभव होगा जब विभवांतर होगा, विभव का अंतर होगा, विभव अलग अलग होंगे। लेकिन जब समान विभव है तो समान विभव में आवेशों का आदान प्रदान होगा ही नहीं। आवेश का आदान प्रदान तो तब होता है जब विभव कम और अधिक हो। और जब दो है, मान लेते हैं एक बाडी ये है, एक बाडी ये है, और इस पर भी 10 वोल्ट है, इस पर भी 10 वोल्ट है, तो इनको अगर हम जोड़ भी दे तो क्या आवेश का आवागमन होगा? क्या नहीं होगा। तो जैसे ही सम विभव बनेगा तो आवेशों का आदान प्रदान नहीं होगा, अर्थात करंट नहीं लगता है। क्लियर है? दूसरा है कि एक व्यक्ति शाम के समय अपने घर के बाहर 2 मीटर ऊंचा अवरोधी पट रखता है, शाम के समय, ठीक है, और 2 मीटर ऊंचा अवरोधी पट रखता है, जिसके शिखर पर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की तड़ी एल्युमिनियम की चादर है। ठीक है, अब अगली सुबह वह यदि धातु के चादर को छूता है तो क्या उसे विद्युत आघात लगेगा? अब आप समझिए कि जब जो है कोई भी चादर वो रख दिया है और एल्युमिनियम का है तो ये तो कंडक्टर है ना, ये एक चालक है। और जब ये चालक है और ये संधारित्र कैपेसिटर बना रहा है, संधारित्र बना रहा है, ठीक है, और जब ये संधारित्र बना रहा है तो इस पर आवेश धीरे धीरे इकट्ठा होंगे ना, जो वायुमंडल में है वो चूंकि जैसे ही रखेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होंगे? इकट्ठा होंगे। जब इस पर आवेश इकट्ठा हो चुके हैं और इसको अगले दिन जैसे ही हम सुबह टच करेंगे तो इस पर आवेश धारा, यानी इसमें धारा का प्रवाह, जैसे ही हमारा शरीर भी तो कंडक्टर है, हमारा शरीर भी कंडक्टर है, और जैसे ही हम इसको छुएंगे तो तुरंत जो है हमें शॉर्ट करेगा, तुरंत क्या करेगा? शॉर्ट करेगा, और करंट का अनुभव हम करते हैं। ठीक है, वो हम महसूस करें, महसूस तो तब करेंगे जब ज्यादा मात्रा में होगा, कम मात्रा में होगा तो महसूस नहीं करेंगे, लेकिन करंट अनुभव जरूर होगा। क्लियर है? क्योंकि इस पर आवेश इकट्ठा हो जाते हैं। अगला है सी, वायु की थोड़ी सी चालकता के कारण सारे संसार में औसतन वायुमंडल में विसर्जन धारा 1800 एम्पियर मानी जाती है। तब यथासंभव समय वातावरण स्वयं पूर्णतः निरावेशित होकर विद्युत उदासीन क्यों नहीं हो जाता? दूसरे शब्दों में वातावरण को कौन आवेशित रखता है? अब देखिए, जब वातावरण कंटिन्यू हमेशा, ठीक है, जो है हमेशा वो चार्जिंग की अवस्था में है, हमेशा चार्जिंग की अवस्था में है। क्यों? वायु है, वायु गमन कर रहे हैं, आयनीकरण हो रहा है, सूर्य की प्रकाश है तो प्रकाश से हीट होता है, हीट के कारण भी जो है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें वायुमंडल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो गमन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये सभी के सभी
जो है गमन कर रहे हैं तो वायुमंडल में हमेशा जो है वो वायु जो है चार्ज ही हो रहा है लगातार, उसमें कहीं से कमी हो ही नहीं रहा है। कमी अगर होता, जैसे वो डिस्चार्ज होता, तो डिस्चार्ज होता तो हम कहते कि नहीं उसके वातावरण के जो है जितने भी चार्ज हैं वो खत्म हो गए, लेकिन वो डिस्चार्ज तो हो ही नहीं रहा है। डिस्चार्ज करने के लिए हमारे पास उतनी क्षमता का उसको एब्जॉर्ब करने की कोई ना कोई कंडक्टर होना चाहिए, और वो सारा का सारा तो पूरा वायुमंडल के अंतर्गत में ही आ रहा है ना। पृथ्वी के चारों तरफ वायु है, एक तरफ तो वायु है नहीं, चारों तरफ से घिरा हुआ है और चारों तरफ से जो है वो चार्ज हो रहा है। जब ये चार्ज हो रहा है तो इसी वजह से जो है इसके मौसम चाहे जैसा भी बनाए, ठीक है, लेकिन इसमें जो है आवेश जो है कभी इधर उधर विसर्जित तो होते नहीं हैं। और दोनों ही स्थितियों में जब जो है मान लेते हैं कि ठंडा हुआ, मौसम ठंडा हुआ, तो मौसम ठंडा हुआ तो मौसम गर्म भी होता है। अब रात में मौसम ठंडा हुआ, दिन में मौसम गर्म हुआ, तो ठंडा से गर्म हुआ तो डिस्चार्ज हुआ, तो फिर तो चार्ज होता है ना। फिर क्या होता है चार्ज। तो आवेश क्या होते हैं कि आवेश जो है वो कभी गमन करते हैं, तो गमन करते हुए जाते हैं तो फिर वापस आते हैं, जाते हैं एक तरफ से फिर दूसरे तरफ से आने लगते हैं, क्योंकि एक तरफ ठंडा होता है तो एक तरफ गर्म, तो वो गमन करते ही रह जाते हैं, जिसके कारण जो है वायु में जो भी कंडक्टर आवेश है उसमें कमी हो ही नहीं पाता है, वो केवल घूमते ही रहते हैं। आवेश घूमेंगे तो धाराएं क्या होंगी, बहेंगी, और धाराएं बहती रहती हैं। इसलिए जो है विरोधी जो भी धाराएं होती हैं वो औसतन साम्य अवस्था में ही होती हैं। साम्य अवस्था का मतलब समान होता है, उसमें कभी कमी आता ही नहीं है। वो लगातार जो है कभी झंझनाहट होता रहता है, कभी जो है थोड़ा सा गर्म होगा, कभी जो है हल्का होगा, और ये सब के सब जो है इतनी वायुमंडल में जो है ऊर्जा है, जैसे ध्वनि ऊर्जा है, उष्मीय ऊर्जा है, पृथ्वी गमन कर रही है, कंटिन्यू चल रही है, तमाम ऊर्जाओं के कारण उसमें कमी हो ही नहीं पाता है। क्लियर है। अच्छा, आगे है अगला नंबर जिसमें यही सब कहा गया है अगले में कि 37 का चौथा है कि त्वरित के दौरान वातावरण की विद्युत ऊर्जा के किन रूपों में क्षयित होता है। अब देखिए जैसे बादल गरजते हैं, ठीक है, बादल गरज रहा है तो बादल जैसे ही गरजता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है, जैसे ही लड़ा आपस में टकराया तो उसकी ऊर्जा तो अपार होती है। वह ऊर्जा कहाँ कहाँ चला जाता है, किस किस रूपों में बदल जाता है। हम तो ऊर्जा के संरक्षण के अनुसार जानते हैं कि ऊर्जा तो खत्म होता नहीं है, ऊर्जा को नष्ट किया नहीं जाता, ऊर्जा के रूप बदल जाते हैं। तो किस किस रूप में वो टोटल का टोटल ऊर्जा बदल जाता है। तो देखिए जैसे ही बादल गरजते हैं तो आप जानते हैं कि लड़ते हैं तो चिंगारी की तरह दिखाई देता है, और वो चिंगारी क्या उत्पन्न करता है, तो हीट उत्पन्न करता है। पहले तो ऊष्मा देगा, दूसरा क्या देगा कि प्रकाश देता है, तो लाइट में भी प्रकाशीय ऊर्जा में बदला, हीट ऊर्जा में बदला, उष्मीय ऊर्जा में बदला, फिर आवाज उत्पन्न होता है तो ध्वनि ऊर्जा में बदला। यानी इन तमाम ऊर्जाओं के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। टोटल का टोटल जो टकराहट होती है वो टोटल का टोटल ऊर्जा इन ऊर्जाओं के रूप में जो है बदल जाता है, जिसके वजह से जो है वो खत्म होता नहीं है, केवल रूप चेंज हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये था आपका एनसीईआरटी बेस पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कुछ और प्रश्न देखेंगे, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी पर आधारित 36 37 तक, ठीक है। उम्मीद है कि ये थ्योरेटिकल जो है आपके बुकों में जरूर दिया होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और आप पढ़े भी हैं, और कुछ और भी चीज़ों को हम बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए कुछ
प्रश्न है और उसमें हमें निकालना है। ठीक है, आइए जैसे ये प्लेट है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसको हमने जोड़ दिया इधर। ठीक है, और इसको जोड़ दिया इधर, और इसको इसे, और यहाँ पर इसे हम जोड़ देते हैं, सप्लाई देते हैं, इन दोनों में सप्लाई देते हैं। ठीक है, और अब इसका हमें निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तुल्य धारिता निकालना है। इसका क्या ज्ञात करना है? तुल्य धारिता। ठीक है, तो अब इसकी तुल्य धारिता टोटल ज्ञात करना है, जबकि दिया गया है कि 5 समरूप सुचालक प्लेटें हैं, 1 2 3 4 5 दिया गया है, परस्पर समांतर एवं एक दूसरे के समान दूरी पर कसी गई हैं, फिक्स्ड हैं, और इसमें प्लेट संख्या 1 और 3, जैसे इसमें क्रम से हम लिख देते हैं, इधर 1, इधर 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 और 3 को जो है आपने देखा कि धनात्मक से किया गया है, जबकि चौथे को जो है ऋणात्मक सिरे से। ठीक है, 1 व 3 को संधि को एक प्लेट संख्या 4 को B0 से स्थित करके वाहक बल के स्रोत से जोड़ा जाता है। ठीक है, बाह्य बल से। अब स्रोत के सिरों के बीच निकाय की प्रभावी धारिता। ठीक है, पहला है इसमें कि स्रोत के सिरों के बीच, ठीक है, प्रभावी धारिता यानी वैद्युत धारिता ज्ञात करना है संधारित्र की। ठीक है, दूसरा है प्लेट संख्या 3 व 5 पर आवेश की मात्रा। 3 और 5 पर आवेश ज्ञात करना है, प्लेट संख्या 3 और 5 पर आवेश की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब जबकि दिया है डी की 2 क्रमिक प्लेटों के बीच की दूरी, ए जो है क्षेत्रफल है। अब देखिए, इनके हर प्लेट का क्षेत्रफल जो है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, और डी जो है दूरी है। डी क्या है? दूरी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसमें जैसे ही ये जोड़ रहे हैं, तो जोड़ते ही अब ये देखेंगे कि हमने आप सभी से बताया था कि जैसे ये प्लस है तो ये प्लस हो गया। अब समझिए आप, जोड़ने पर जो है जो बना है उसके लिए हम देखेंगे कि ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, इधर भी तो माइनस होगा, इधर भी तो ये प्लस होगा। ठीक है, तो ये देखा जाए, अब ये जोड़ा गया तो ये माइनस हुआ तो ये तो प्लस हो गया। ठीक है, अब ये प्लस सिरा आया तो इसके साथ जुटा तो ये तो माइनस हो गया। अब देखिए, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, ये प्लस है तो इधर क्या हो गया? माइनस हो गया। अब आप समझिए कि ये भी तो प्लस है, हमने बताया था। अब क्या हो गया कि इसे क्रम से हम बना सकते हैं। आप जानते हैं कि जब प्लस माइनस से जुड़ता है तो सीरीज में होता है, और प्लस प्लस से जुड़ता है तो समांतर में होता है। तो आइए देखा जाए कि ये प्लस के साथ ये माइनस है, ठीक है, और माइनस का ये प्लस के साथ है, तो ये जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये एक कैपेसिटेंस है माइनस। फिर अब इसका प्लस से जुटा है, ठीक है, और इसके साथ जुटा है माइनस से। तो अब देखिए, ये और ये दोनों जो है सीरीज में जुटे हैं, क्योंकि इसके साथ ये जुटा तो सीरीज में जुट गया।
और ये प्लस है, तो अब ये माइनस। अब देखिए हम यहाँ पर लगाते हैं, ये एक जो है कैपेसिटेंस है, ठीक है, जिसका ये प्लस सिरा है, तो प्लस सिरा यहाँ पर आ गया, यहाँ जोड़ दिया प्लस सिरा से, ठीक है। एक तो ये जुटा, एक ये भी प्लस सिरा जुटा, तो यहाँ पर भी हम प्लस सिरा कर दें और इसको भी ले जाएं, इसमें जोड़ दें, तो प्लस सिरा हो गया। अब देखिए इसका प्लस इसका माइनस, तो माइनस आ गया, ये माइनस गया तो इसके प्लस से जुटा, तो प्लस जोड़ देते हैं। फिर प्लस और माइनस जुटा तो माइनस यहाँ जुट ही गया, ठीक है, इससे माइनस जुट गया। तो अब ये जो है ऐसे हम निकाल देते हैं और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ जुट गया। अब यहाँ देखा जाए कि जब ये जुटा है माइनस और ये प्लस, तो इसके साथ अब यहाँ पर ये जुटा तो फिर इसके साथ ये जुटा, ठीक है। अब ये तो जुट गया है दोनों तरफ, दोनों ही, इसके लिए भी माइनस है, इसके लिए भी माइनस है, तो यहाँ पर प्लस माइनस, तो अब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर भी जुटा होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके साथ तो दो जुटा ना, इसके साथ प्लस सिरे के साथ, तो दो हमने जोड़ दिया प्लस सिरा, एक ये, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो माइनस सिरा है, माइनस सिरा तो केवल एक ही को जोड़ रहा है और किसी को तो जोड़ा ही नहीं, तो माइनस सिरा सिर्फ एक को जोड़ा है, तो हमने एक को जोड़ दिया। और प्लस सिरा जो है कितने को जोड़ रहा है, तो प्लस सिरा 1 2, ये तो दो प्लेटों को जोड़ा, लेकिन संधारित्र कितने बने, तो 1 2 और उसके साथ 3। देखिए एक ये संधारित्र है, एक ये संधारित्र है, एक ये संधारित्र, 3 है ना, तो हमको 3 को प्लस सिरा से जोड़ना है, 3 को प्लस सिरा से जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने प्लस सिरा यहाँ पे जोड़ दिया और एक प्लस सिरा और बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ प्लस सिरा हो गया और ये जुटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जुटा है इसके साथ, अब एक प्लस सिरा ये है, ठीक है। अब यह प्लस सिरा जैसे ही जुटा है, तो अब एक गया प्लस सिरा और किस में जुट गया, माइनस सिरा में। किस में जुटा, माइनस सिरा में। अब ये माइनस सिरा एक के साथ माइनस सिरा में जुटा है और इन सब का जो है अब यहाँ पर एक जोड़ देते हैं, माइनस सिरा में एक, और ये सभी जो है जुट गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये गया है ऐसे, और इसको हम जोड़ दें किस में, तो इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें जोड़ दिया। और फिर माइनस सिरा गया, तो माइनस सिरा तो दो संधारित्रों के साथ जुट रहा है, तो एक ये भी माइनस सिरा में पहुंच जाएगा, माइनस सिरा में ये पहुंचे ऐसे, इस तरह समझिए, ठीक है। अब देखिए कैसे जुट रहा है, पहले हम ये समझ लें ये जुटा कैसे। अब ध्यान समझिए कि ये एक प्लेट है, इसमें एक प्लेट है, तो ये प्लेट दो कैपेसिटर को बना रहा है ना, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो माइनस सिरा है, तो माइनस सिरा हमने लिया, तो एक कैपेसिटर ये हो गया अकेले वाला इधर, ठीक है, और इधर से गया तो ये दो प्लेटों को जोड़ रहा है, माइनस सिरा, तो इसका प्लस सिरा ये हो गया, प्लस सिरा ये, और इसका देखें तो ये माइनस सिरा, ये माइनस में दो, तो दो प्लेट हो गया, तो दो कैपेसिटर, एक ये और एक ये। अब इसका जो प्लस सिरा है, तो प्लस सिरा देखिए एक इसको जोड़ा, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है, तो इस संधारित्र में इसमें तो एक ये है, एक ही जोड़ा, लेकिन इस संधारित्र में क्या है कि सीधे प्लस से माइनस में जुटा, तो प्लस वाले से सीधे माइनस में, एक वाला जो है एक का प्लस और सीधे माइनस से डायरेक्ट जोड़ दिया गया, क्योंकि ये माइनस से डायरेक्ट आ गया ना,
तो इसका प्लस सिरा ये प्लस सिरा ये प्लस सिरा है, तो माइनस सिरा सीधे डायरेक्ट आ गया इसमें, तो ये माइनस जुटा, तो ये कैपेसिटेंस तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए कि ये जो कैपेसिटेंस है ये, ठीक है, तो ये गया तो इसको जोड़ा, तो ये जैसे ही आए हैं हम तो अब इसको जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब इसका एक प्लस सिरा, ठीक है, प्लस सिरा इसके साथ जुटा है, जोड़ा गया है प्लस सिरा, और जो ये है वो ये है कि इसका माइनस सिरा, देखिए अब ये माइनस सिरा है तो माइनस सिरा 2, तो इसका प्लस माइनस ये है तो प्लस ये, तो प्लस सिरा आया तो प्लस सिरा एक के साथ ये और एक के साथ ये, तो ये जुटा, एक के साथ ये एक के साथ ये। अब माइनस सिरा तो माइनस सिरा इसका हो गया, और ये माइनस सिरा तो माइनस सिरा इधर वाले का हो गया, जो सीधे डायरेक्ट जोड़ा गया है उसका माइनस सिरा। ठीक है, इस प्लस वाले का माइनस सिरा जो यहाँ पर है, और इसका प्लस वाले का माइनस सिरा ये है, तो माइनस वाला सिरा इसमें जुट गया। क्लियर है? तो अब इसमें 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 3 4, 4 कैपेसिटर बन रहे हैं और इसी प्रकार जोड़े गए, इसी प्रकार हमने जोड़ा है। अब आप अगर इसको दूसरे रूपों में समझेंगे तो आप क्या करिए कि यहाँ पर हमने तार लगा दिया, तार लगाया तो 2 कैपेसिटर, पहले तो 1 2, तो 2 को हमने जोड़ दिया, तो 2 को हमने जोड़ दिया पहले ही। ठीक है, और एक इधर वाला है 3 है तो तीसरा भी जोड़ दिया। कितने कैपेसिटर जुटे हुए हैं? तो 1 2 3, तो 3 को हमने लगातार जोड़ दिया। अब जो तीसरा है, तीसरा का प्लस जो इधर वाला है तीसरे का सीधे जो है माइनस जोड़ दिया। तीसरा ये है, तीसरे को सीधे ले गए और माइनस में जोड़ दिए। ठीक है, अच्छा जो दूसरा है, दूसरा देखिए दूसरे का माइनस सिरा ये है, दूसरा ये है, और ये कौन सा है? चौथा है। तो पहला यहाँ पर जो है पहला है, पहले को प्लस से जोड़ा गया था, तो पहला मान लेते हैं कि ये है, ये पहला है। ठीक है, और इसका माइनस गया, पहला माइनस गया। अब देखिए दूसरे का दूसरा ये है, तो दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर चौथे का देखेंगे कि माइनस सिरा ये है, और फिर ये चौथा है तो चौथे का माइनस सिरा यहाँ पर भी है। ठीक है, चौथा ये है। अब ये डायरेक्ट जुटा है प्लस के साथ और माइनस के साथ, तो यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है। अब इसको हम जोड़ रहे हैं एक एक करके। तो पहले ये पहला जो जुटा है, पहला सीधे प्लस से जुड़ा है और प्लस से माइनस में गया, तो प्लस से माइनस में गया। फिर दूसरे से जुटा, दूसरे से जुट गया। ठीक है, और दूसरा अब ये तीसरा है तो दूसरे का कनेक्शन तीसरे में हुआ है। ठीक है, अब तीसरे का कनेक्शन जो है सीधे माइनस में गया तो सीधे माइनस में चला गया है, प्लस और माइनस सीधे चला गया है। चौथा है तो चौथा का पांचवें से गया है, तो पांचवा प्लेट है। ठीक है, लेकिन चौथे कैपेसिटर का है तो चौथे से चला गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका आसानी से निकाल सकते हैं कि ये समांतर क्रम में है और ये किस में है? इसके साथ सीरीज में है, और ये पूरा का पूरा इसके साथ किस में है? समांतर क्रम में है। तो जब ये समांतर क्रम में है तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये अगर सी सी है, सभी का तो ए और डी ही है, तो यहाँ पर सी सी है, तो पहले इन दोनों का निकाल लें। तो सी के लिए हम निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, तो ये तो पता हो गया, लेकिन सब सी सी है। तो पहले इसका हम निकालेंगे तो इसका जो हो जाएगा 2c हो जाएगा। ये देखिए ये 2c जो ये दोनों समांतर क्रम में है, ठीक है, ये 2c हो जाएगा क्योंकि समांतर क्रम में है, तो c हो गया 2c। ठीक है, नामकरण कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं a, ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर b हो जाए और यहाँ पर हो जाए c। तो a और c के बीच, ठीक है, a और c के बीच, तो a और c के बीच जो कैपेसिटेंस है तुल्य संधारित्र है a व c के बीच, ठीक है। तो c डैश है तो c डैश हो जाएगा c सब c है, तो c कितना हो गया? 2c हो गया। अब ये 2c जो है इसके सीरीज में जुटा है, तो यहाँ पर कर देते हैं d, यहाँ पर कर दें d और यहाँ पर कर दें b। तो चलिए
अब डी से लेकर ए के बीच, डी से ए के बीच, तो ए से डी के बीच में, तो सी डैश के साथ सी डैश के साथ सी श्रेणी क्रम में है, इसलिए ये किस में हो जाएगा जोड़ेंगे तो 2c, तो 1/c डबल डैश कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2c प्लस 1/c, तो ये हो जाएगा 2c एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा क्या 2, तो 3/2c, तो 1/c डबल डैश, तो c डबल डैश हो जाएगा क्या 2/3c। ठीक है। अब देखिए, अब ये पूरा का पूरा इसके साथ किस में है, समांतर क्रम में है, तो इसलिए अब अब जो है, अब ए व बी के बीच, तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा C डबल डैश और प्लस C, तो C डबल डैश 2/3C और प्लस C, 3 2 5, तो 5/3C होगा। सॉरी, यहाँ दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 5 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/C बराबर लिखा हमने कि C डबल डैश प्लस C, और ये हो जाएगा C डबल डैश 2/3C प्लस C, तो ये हो जाएगा 5/3C। ठीक है, और C का मान इतना है, बस यहीं रख देंगे C की वैल्यू, तो आ जाएगा कितना 5/3 एप्सिलॉन A/D, और A और D दिया होगा, हम निकाल लेंगे तुरंत तुल्य संधारित्र। ठीक है, तो बना लीजिए, और इसका डायग्राम ये है। ये आप जब चिन्ह बना देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई भी प्लेट अगर प्लस है तो दोनों तरफ प्लस, माइनस है तो दोनों तरफ माइनस। ठीक है, और ये देख रहे हैं कि ये प्लस और ये माइनस जुटा है तो सीरीज में हो जाएगा, और इसके साथ भी ये जुटा है तो ये वाला जो संधारित्र होगा वो सीरीज में होगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए कि ये जुटा है कि ये प्लस से गया तो इसके साथ भी ये सीरीज में है और इसके साथ भी ये सीरीज में जुटा है। क्लियर है, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो बना लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए एक और लगा लीजिए। देखिए दिया है कि ये A है, ठीक है, यहाँ पर, और चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि A व B के बीच जो है तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरेड है। A व B के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरेड है। A व B के बीच तुल्य धारिता, A व B के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरेड है, जबकि
ये सी अज्ञात राशि है तो सी ज्ञात करना है, और बाकी के सभी दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं तो ज़रा नोट कर लेते हैं। पहला है ये 1 माइक्रोफैरेड, और ये है C1, ठीक है। ये है 8 माइक्रोफैरेड, और ये है C2, ठीक है। ये है 2 माइक्रोफैरेड, ये है C3, और ये है C4, ये भी 2 माइक्रोफैरेड, ये है C4, ठीक है। C5 है, ये 6 माइक्रोफैरेड है, ये है C5, ठीक है। C6 है, ये 12 माइक्रोफैरेड है, ये C6, और C7 है, ये जो 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया गया है कि तुल्य धारिता इसका 1 माइक्रोफैरेड है, तो ये C अज्ञात राशि है, इसी को ज्ञात करना है, हमें इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। ए व बी के बीच तुल्य धारिता दिया गया है। तो अब आइए देखा जाए कि आप देख रहे हैं कि ये और ये 5 और 6 जो है श्रेणी क्रम में है, 5 व 6 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इसका तुल्य धारिता हो जाएगा C डैश हो तो तुल्य धारिता C डैश बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। 5 और 6 का 6 और 12 है, तो ये हो जाएगा 12, 6 दूना के 12, और 12 कम 12 3, तो 1/4, ठीक है। तो C डैश हो गया कितना, 4 हो गया, इसका तो 4 आ गया, और ये 4 है ही। तो अब देखिए कि यह, अब यहाँ लिख दे, यह C7 के साथ समांतर क्रम में है, समांतर में है, ठीक है। जब समांतर में है इसलिए C डबल डैश पूरा, तो ये हो जाएगा 4 + 4 = 8 आ गया। यह 8 जो है C1 के साथ श्रेणी क्रम में है। अब यह C1 के साथ श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1/C ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 1/8 + 1/1, तो ये हो गया 8, यहाँ हो गया 1 + 8, यही तो होगा ना, 1/8 और यहाँ 1, तो 1 + 8, तो 9/8। इसका मतलब ये है कि C ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 8/9, ठीक है। अब ये तो पूरा एक तरफ का आ गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो C3 C4, ठीक है। अब ये समीकरण कर दिया जाए, जो भी है 2 या 3 जो भी। अब C3 व C4 समांतर क्रम में है, इसलिए C4 डैश, ठीक है। तो अब C1 डैश निकाल लेते हैं, यहाँ पर C1 डैश तुल्य C3 C4 का, तो 2 + 2 यानी ये कितना आ गया, 4 आ गया, इसका 4 आ गया। अब यह जो है, यह C2 के साथ श्रेणी क्रम में है, किसमें है, श्रेणी क्रम में, इसलिए C1 डबल डैश बराबर, तो C1 डबल डैश क्या हो जाएगा, यह 1/C1 डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/8 + 1/4, तो ये हो जाएगा 8, 1 4 दूना के 8, तो ये C1 डबल डैश हो जाएगा 8/3, ठीक है। अब देखा जाए कि यह पूरा का पूरा इसके साथ समांतर क्रम में है, तो अब C ट्रिपल डैश व C1 डबल डैश समांतर क्रम में है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इसलिए तुल्य धारिता
कितना हो जाएगा, तुल्य धारिता हो गया 8/9 और प्लस 8/3 जोड़ दिया जाए तो ये आ गया क्या, सी, कैपिटल सी, और इसमें डैश तो हो गया है, C1 ट्रिपल डैश कर देते हैं, ठीक है, C1 ट्रिपल डैश। तो ये जोड़ दें तो ये तो 9 हो जाएगा, तो ये 8 होगा, और 8 से लेके 24, 24 8 32, तो 32/8, 32/9, ठीक है। और यह जो है, यह किसके साथ, C के साथ श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए यहाँ पर इसको जोड़ दें तो 1/C बराबर, इसको लिखेंगे तो 1/C1 डैश, तो 9/32 हो जाएगा, ये 9/32, ठीक है, और प्लस 9/32, तो 1/C प्लस 9/32 बराबर 1 माइक्रोफैरड दिया ही है, तो 1/1 कर देते हैं, 1/1, ठीक है। तो अब इसका तुल्य कितना हो जाएगा, तो ये 1/C बराबर हो जाएगा, 1/C बराबर हो जाएगा 1 माइनस 9/32, तो 32 माइनस 9/32, तो ये कितना हो जाएगा, 32 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 में 9 जाएगा तो 23, 23 बटा ये C बराबर हो जाएगा 23/32, तो 1/C बराबर 23/32, तो C बराबर हो जाएगा 32/23, ठीक है। तो 32/23 यह इतना माइक्रोफैरड हो जाएगा, इतना माइक्रोफैरड। तो सॉल्व कर लीजिए इसको जरा। अब जैसे जैसे हमने सॉल्व किया वैसे वैसे सॉल्व करिए। चित्र में ये C की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। इसमें क्या था कि ये और ये सीरीज में था, फिर ये पूरा का पूरा इसके साथ समांतर क्रम में था, और ये पूरा जब आ जाएगा तो वो इसके साथ सीरीज में था, एक तो ये निकल गया। अब ये पूरा इस पूरे के साथ समांतर क्रम में, तो ये दोनों समांतर में है, जोड़ देंगे, फिर इसका जो तुल्य आएगा वो इसके साथ श्रेणी में है, तो इसको 1/, करके निकाल लेंगे, फिर ये और ये समांतर में, दोनों को जोड़ देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज में है, तो इसको 1/C प्लस जो आएगा वो बराबर लिख देंगे 1/1, तो यही आएगा। C का मान निकल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है आज कि NCERT का 34 से लेके 37 तक का सलूशन किया, और कुछ और 2 प्रश्न हमने अलग से सॉल्व किया। अभी इसमें तमाम प्रश्न हैं तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बीच बीच में हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, तभी आप याद रखेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बीच बीच में हम सब एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर का सॉल्व करते रहेंगे, बीच बीच में पढ़ाते रहेंगे, उसी में हम सॉल्व करते रहेंगे, और रफ रखे रहिएगा अपने पास जब भी पढ़िएगा, ताकि जैसे ही दूसरा किसी टॉपिक का प्रश्न हम सॉल्व करें जो आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप तुरंत रफ पर लिखिएगा, फेयर पे ना लिखिएगा, फेयर पे जो टॉपिक चल रहा होगा उसी को लिखिएगा, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तो इसके आगे अब हम आपको शुरू करेंगे अगला चैप्टर कल से, ठीक है। तो कल शुरुआत होगा नया चैप्टर, और जो भी नए लोग हैं उनसे बता दीजिए कल से नया चैप्टर शुरू होगा, तो कल से वो लोग पढ़ेंगे, जुटेंगे, तो सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि नया टॉपिक होगा तो नया टॉपिक होगा, तो इसमें का जो भी चीज़ होगा उसमें हम बताएंगे, हल्का फुल्का जो भी होगा वो बता देंगे। और जो भी नए लोग हैं वो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें कि हमको पीछे का क्लास का वीडियो दे दीजिए, जिस भी टॉपिक का छूटा है तो वो टॉपिक हम ज़रूर आपको भेज देंगे, ठीक है। और एक एक करके आप देखिएगा। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।